welcome to Unimonks. My name is Dr. Hiba Ahad Khan and I am your sociology educator. जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको जिस चैप्टर के MCQs चाहिए, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजो और मैं उसी चैप्टर के MCQs आपके लिए बनाकर लेकर आई हूँ। तो देखिए कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें बोला गया था स्टूडेंट ने कि मैम पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के ऊपर MCQs लेकर आइए, हमें इससे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सब चाहिए। तो मैं आपके लिए आपके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो ये वीडियो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूँ कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाकर डाल चुकी हूँ जहाँ पर मैंने MCQ सॉल्व करे हैं, मैंने PYQ सॉल्व करवाए हैं और उन वीडियोज़ के जो भी लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ये वीडियो पहले पूरा देख लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जितने भी वीडियोज़ के लिंक आपको दिए गए हैं आप वहां जाकर अपना पूरा सोशियोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी से हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन इसके साथ हम और कितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ। देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। हम सारे जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। बस 1 सेकेंड रुको, 1 मिनट इसको इधर लेकर आते हैं और अब शुरू करते हैं अपना, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। द सोशल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल एक्सक्लूजन। इन डिटेल्ड हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है। मैं कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप लंबे लंबे वीडियो देख पाओ। तो मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताऊंगी। आप अच्छे से क्या करना है, कॉपी पेन पेंसिल जो भी मोबाइल फ़ोन है वो लेकर बैठो, स्क्रीनशॉट लेते चलना, आंसर्स लिखते रहना। और मेरे आंसर्स करने से पहले अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में मुझे लिखकर भेजना, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपका ये चैप्टर कितना अच्छा तैयार है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इनइक्वालिटी और स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ना था, तो सोशल रिसोर्सेज का क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। तो यहाँ 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल की बात करी है पियर बोर्डियो, DIEU। पियर बोर्डियो ने 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल की बात करी है जिसमें वो कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल की बात करता है। तो वहीं से क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, कल्चरल कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है और सोशल कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले देखो पियर बोर्डी का जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मटेरियल एसेट्स एंड इनकम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेटवर्क्स ऑफ कॉन्टैक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो जो इकोनॉमिक है इसका मतलब हमारा इनकम, हमारा पैसा, हमारा मटेरियल एस्पेक्ट्स। तो आंसर क्या होगा हमारा A। इसी तरह से क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में क्या पूछा जा रहा है, द सोशल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, जिसमें अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सोशल कैपिटल किस पर स्टैंड करता है। तो हमें पता होना चाहिए सोशल कैपिटल मतलब नेटवर्क्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड सोशल एसोसिएशन। तो आंसर इज C। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक कैपिटल हमसे पूछ लिया, मटेरियल एसेट्स और इनकम होते हैं, सोशल कैपिटल हमारा नेटवर्क्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहे हैं कल्चरल कैपिटल। तो कल्चरल कैपिटल से हम क्या समझते हैं, कल्चरल कैपिटल से होगा हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। ठीक, तो ये आपको तीनों कैपिटल्स याद रखने हैं। पियर बोर्डियो ने बात करी है इन 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल की और कौन सा कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहे हैं, पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज। अब क्या बोल रहे हैं, अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज। ये क्या कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया था सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखो क्या है, अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज मतलब हमारा सोशल इनइक्वालिटी हो गया। तो आंसर इज A। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है डिफरेंस और स्ट्रैटिफिकेशन में। डिफरेंस और स्ट्रैटिफिकेशन के लिए भी मैंने क्वेश्चंस बनाकर डाले हैं तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म dash to refer to a system by which categories of people in a society are ranked in a hierarchy। अब क्या हो रहा है, एक सोसाइटी जहां पर कैटेगरीज ऑफ पीपल बनाई जाती हैं और उन्हें रैंक करा जाता है एक हायरार्की में। मतलब
मतलब क्या हुआ कि जैसे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ का प्रिंसिपल, फिर वहाँ का टीचर, फिर वहाँ के हेल्पर, स्वीपर, नॉन टीचिंग स्टाफ। तो क्या होगा 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे प्रिंसिपल, सेकंड पोजीशन पे टीचिंग स्टाफ, थर्ड पोजीशन पर हेल्पर और नॉन टीचिंग स्टाफ। हमने एक रैंकिंग बना दी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी की। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम हायरार्की की बात करते हैं, रैंक की बात करते हैं, तो हमारा होगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, जब हम सोसाइटी में रैंक और हायरार्की की बात करते हैं तो वहाँ हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ जाता है। इसी के साथ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, द अस्क्राइब्ड एस्पेक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इज रेनफोर्स्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ डैश। अब देखो अस्क्राइब्ड बोल रहे हैं, यानी ये कास्ट सिस्टम से आ गया। मैरिज इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट। ये हमने कास्ट सिस्टम जब पढ़ा था तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा था। एंडोगेमी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कास्ट सिस्टम का, और एंडोगेमी क्या होता है हमारा विद इन कास्ट सिस्टम, मैरिज विद इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये होगा हमारा विद इन कास्ट सिस्टम, तो आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश रेफर्स टू प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड्स। प्री कंसीव्ड, अब देखो ये वन वर्ड है, आप इनसे याद करते हुए चलो तो बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बस अभी थोड़ा सा फोकस चाहिए आपको। आप 1-2 बार सुनोगे इस वीडियो को, 1-2 बार देखोगे तो यही याद हो जाएगा, आगे फिर कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से ही हमने अपनी एक सोच बना ली है, एक धारणा है, ठीक है, वो सब। तो वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, हमारा प्रेजुडिस को। हम पहले से ही मान के बैठ जाते हैं कि ये चीज़ तो ऐसी ही होगी। ठीक, वहीं क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहे हैं, डैश कैन बी सीन इन प्रैक्टिसेस दैट disqualify members of one group from opportunities open to others। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, किसी को मेंबरशिप आने ही नहीं देते, एंटर ही नहीं करने देते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं उस इंडिविजुअल को या उस ग्रुप को, है ना। लार्जर जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसमें से डिस्क्वालीफाई कर दो किसी को, तो क्या करोगे आप, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ना, इसका मतलब। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश रेफर्स टू वेज इन विच इंडिविजुअल्स में बिकम कट ऑफ फ्रॉम फुल। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल्स में बिकम कट ऑफ, बिल्कुल ही कट ऑफ है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उस ग्रुप का वो पार्ट ही नहीं है। जब हम किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं होते तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लूडेड वर्ड यूज़ करते हैं। जब हम किसी में शामिल होते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो इंक्लूडेड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ क्या होगा हमारा, सोशल एक्सक्लूजन। तो ये वन वर्ड हैं स्टेटमेंट्स, इनको आप याद रखो ताकि आप अपने आंसर्स को अच्छे से कर पाओ। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, सोशल एक्सक्लूजन इज, क्या होता है सोशल एक्सक्लूजन, इनवॉलंटरी होता है, वॉलंटरी होता है, या दोनों होता है। तो ये एक इनवॉलंटरी होता है। कोई भी चाहेगा कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाए या उसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप से निकाल दिया जाए, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो ये इनवॉलंटरी होता है, उसकी बिना मर्जी के उसके साथ सोशल एक्सक्लूजन का प्रोसेस करा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाऊँ अगर आपको कि दलित हैं, शूद्राज हैं या अनटचेबल्स हैं, उनके साथ जो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिसेस होती हैं वो उनकी मर्जी से होती हैं, नहीं होती ना, वो वॉलंटरी थोड़ी एक्सक्लूड हो जाते हैं मेन स्ट्रीम से। इनवॉलंटरी है, मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी उनको एक्सक्लूड कर देती है ना, उनके हाथ में कोई चॉइस ही नहीं होता। तो जिसके साथ सोशल एक्सक्लूजन होता है वो इनवॉलंटरी पर बेस्ड करता है। ठीक, आगे देखो, आगे हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, डैश रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ जेंडर स्टेटस ऑफ बॉडी इनटू अपोजिट। अब क्या, बाय यूजिंग चॉइस। जब कोई अपना जेंडर चेंज करता है बाय चॉइस, मतलब मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में चेंज कर लेता है या फीमेल बॉडी से मेल बॉडी में चेंज कर लेता है, तो वो क्या होगा, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर। तो ये हमारे ट्रांसजेंडर होते हैं जो अपना जेंडर बाय चॉइस चेंज कर लेते हैं। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, डैश रेफर्स टू दैट सोशल कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर नीदर मेल नॉर फीमेल। अब देखो आपको यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर में। थर्ड जेंडर होता है जो मेल भी नहीं होता, फीमेल भी नहीं होता, और आपका ट्रांसजेंडर क्या होता है, जो अपना जेंडर चेंज करता है बाय चॉइस, तो वो ट्रांसजेंडर हो जाता है। ठीक, तो ये आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड जेंडर होगा।
इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, द डैश सिस्टम लेजिटिमाइज एंड इन्फोर्सेस प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बॉर्न इनटू पर्टिकुलर कास्ट। तो वो कास्ट सिस्टम में ही हमने देखा है जहाँ पर एक हायरार्की बनी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, और ऊपर के जो प्योर कास्ट हैं वो हमेशा शूद्रास को या लोवेस्ट कास्ट को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने में से, है ना, अपने आप में नहीं रखते। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, द कास्ट क्लास को रिलेशन इज स्टिल रिमार्केबल स्टेबल एट द डैश लेवल। तो उसका रिलेशनशिप कैसा है, मैक्रो है, ऊपर ऊपर तक कास्ट और क्लास हमें एक जैसा लगता है, उनके बीच में थोड़ा बहुत रिलेशनशिप दिखता है। माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो क्या है, क्लास में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब जो बंदा लोअर क्लास का होता है वो अचीव भी कर सकता है अपर क्लास या फिर हाईएस्ट पोजीशन। वहीं कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जो शूद्राज हैं वो कभी ब्राह्मण्स नहीं बन सकते, वो अपना जो आइडेंटिटी है उसे चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत रिजिडिटी है, इसलिए ये माइक्रो लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इनका क्या है, सिर्फ मैक्रो लेवल तक ही रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु हैड पॉपुलराइज द टर्म हरिजन। किसने पॉपुलराइज करा था, तो ये हम सबको पता है, आपको भी पता होगा ऑब्वियसली, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि ये बहुत आसान क्वेश्चन बनाकर डाल दिया है या आप लोगों में से कुछ को नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, आपसे 1 या 2 बुक्स तो या मैच द कॉलिंग में हो सकता है कि आपको 4-5 बुक दे दें और मैच करने को बोलें कि लिस्ट 1 मैच करो लिस्ट 2 से, ऑथर्स और बुक के नाम दे देंगे, ठीक है। तो आपको बुक्स नेम भी स्किप नहीं करने हैं, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि जिस चैप्टर के मैं एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ और उसमें जितनी भी बुक्स अगर मेंशन करी गई हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। लेकिन आपको डेट्स, आर्टिकल्स, है ना, ईयर पूछे जाते हैं वो याद रखने हैं, बुक्स याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब देखो, कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट हमारा कब था, 1850 में था, ठीक, तो आप यहाँ से याद कर लो, इसको भूलना नहीं है। 17 देखो, विच अमेंडमेंट इज फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये 1993 अमेंडमेंट में हुआ था, ठीक है, इतना। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, विच एक्ट वॉज यूज टू अलाउ एंट्री ऑफ दलित्स टू गवर्नमेंट स्कूल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1850 कास्ट रिमूवल डिसेबिलिटी एक्ट था, तो उसी साल दलित जो स्टूडेंट्स होते थे उनको अलाउ करा था, उनको परमिशन मिला था कि वो सारी मेन स्ट्रीम की जो भी सोसाइटी के बच्चे पढ़ते थे स्कूल में उनके साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था, दलित को एंट्री अलाउ कर दी थी गवर्नमेंट स्कूल्स में इन द ईयर 1850। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा आर्टिकल है, और हम ये तो नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर पूछा तो अब नहीं पूछेंगे, आप याद कर लो, पूछते हैं तो ठीक है, नहीं पूछते तो कोई बात ही नहीं है, आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे तो वहाँ पर हेल्प हो जाएगी। ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस के आपके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे तो वहाँ पर आर्टिकल्स और ये सब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता था, जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होते थे बाय अपर कास्ट टू लोअर कास्ट, तो उसमें क्या कहा था, गवर्नमेंट ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया था कि अगर अब ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस करे जाएंगे तो जो भी ये प्रैक्टिस करेगा उसको सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक। अब ये आया किसके लिए था, तो हमारे दलित के लिए आया था और ट्राइबल्स के लिए। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए और सी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ए लेना है या सी लेना है, दोनों आंसर है हमारे। क्वेश्चन नंबर देखो 21, बुक द सिटी, ये किसने लिखा है, तो ये हमारे दया पवार ने लिखा है, आपको याद रखना है। NG रानाडे का हमने टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ लिखा है, अनीता घई का आगे डिसेबिलिटी के ऊपर बुक आएगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। RV मंडल का कोई बुक नहीं दिया है हमारे NCERT में। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन हेडेड बाय, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन हमारी किससे हुई थी, काका कलेलकर कमीशन, ठीक, इनका 1953 में ये कमीशन हुआ था। आगे देखो ईयर भी पूछ सकते हैं, तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन काका कलेलकर, ठीक,
और ईयर कौन सा था हमारा 1953। तो इतना ऐसे याद कर लो। मैच द कॉलम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट कमीशन कब थी, सेकंड कमीशन कब थी, या फर्स्ट किसने लीड करा था और सेकंड किसने लीड करा था। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन वही रहेगी, क्वेश्चंस आपसे 2-3 तरह से पूछे जा सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पूछ लिया सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आपसे पूछा जा रहा है, तो किसने करा था, बीपी मंडल ने करा था। ठीक, और इसका ईयर क्या था 1989 79। ठीक है, इस तरह से। और क्वेश्चन नंबर 25 देखो, और ये डेट आप लोग भी कंफर्म करके मुझे बताओ एनसीईआरटी में। मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, एक आध आप भी देख लो कि सही करा है या नहीं। ठीक है, 1979 है या दूसरा डेट है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, द सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर डैश। सरदार सरोवर किस पर है, नर्मदा है ना, नर्मदा रिवर पर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सरदार सरोवर डैम हमारा नर्मदा रिवर पर है। 26 में देखो, 26 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द पोलावरम डैम। पोलावरम हमारा किस पर है, गोदावरी पर है। ठीक, तो पोलावरम डैम हमारा गोदावरी, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मेट्रिलिनियल सोसाइटीज़। ये हमने पढ़ा था अपने पुराने वीडियोस में, मेट्रिलिनियल सोसाइटीज़ कहाँ पर होते हैं, है ना। तो मैंने बताया था एक खांसी में होते हैं और मेघालय में होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिया है और क्या पूछा जा रहा है। मेट्रिलिनियल सोसाइटीज़ नायर्स, तो नायर्स तो हमारे केरला में है। मैंने पुराने वीडियोज़ में भी आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है और आपको याद रखना है। ठीक है, खासी हमारे मेघालय में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर खासी, मेट्रिलिनियल सोसाइटी और नायर्स पूछा है। ठीक, तो इसलिए ये आंसर हमारा केरला होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछ रहे हैं, मेट्रिलिनियल सोसाइटीज एज द खासीज। ठीक, अब यहाँ देखो खासी पूछ लिया तो ये हमारा मेघालय हो जाएगा। ठीक, मेट्रिलिनियल सोसाइटी हमसे नायर्स पूछा था तो वो केरला हो गया। मेट्रिलिनियल सोसाइटीज हमारा खासीज पूछा है तो वो हमारा मेघालय से हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, द एंटी सती कैंपेन, ये किसने करा है, बहुत आसान है ना, लास्ट ईयर भी पूछा है और आसान भी है। राजा राम मोहन रॉय, और इनका क्या था, ब्राह्मो समाज था। देखो नीचे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्राह्मो समाज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द ब्राह्मो समाज इन 1828 बाई। तो ब्राह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, एंटी सती कैंपेन। ठीक है, इतना आप याद रख लो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, हु इज़ राइटिंग एंटाइटल टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ। ये बुक है। ठीक है, इस बुक में उन्होंने विडो रीमैरिज की बात करी है, इतना आप याद कर लो, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लिखा किसने है, मैंने अभी ऊपर भी बताया था, MG रानाडे। टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ MG रानाडे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज को हम ट्रुथ सीकिंग भी कहते हैं, ये लिखा है ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी। ठीक है, और ये किसने करा था, ज्योतिबा फूले। नीचे देखो ऑप्शन दिया होगा डी में। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज, ठीक, लिख लो सत्यशोधक समाज। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो ये हमारे कौन है, दयानंद सरस्वती। ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको याद कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है। राजा राम मोहन रॉय हमारे कौन हैं, ब्राह्मो समाज के लीडर थे। ठीक है, आर्य समाज के लीडर कौन है, दयानंद सरस्वती हैं। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। इतना ये 3 या 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको याद कर लो, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो स्त्री पुरुष तुलना, ये एक बुक है, किसने लिखी है, तो ये हमारे ताराबाई शिंदे ने लिखी है। ठीक, तो इस तरह से इसमें 3 बुक्स आ गई आपकी। कौन कौन सी आ गई, टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ MG रानाडे आ गया, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे आ गया, और द सिटी दया पवार। ठीक, तो हमने 3 बुक डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में अभी तक। आगे देखो हमसे और क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। अब देखो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ है पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हमारा 1995, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कास्ट रिमूवल डिसेबिलिटी। ठीक, तो
ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 है, और कास्ट रिमूवल डिसेबिलिटी एक्ट हमारा वो कौन सा था, जल्दी से बताओ, मैंने अभी बताया था आपको, कमेंट में लिखो 1850। ठीक, जब दलित स्टूडेंट्स को अलाउ करा था गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछ रहे हैं, हु रोट दिस बुक डिसेबिलिटी इन द इंडियन कंटेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया था डिसेबिलिटी के ऊपर हमारी अनीता घई ने बुक लिखा है, और वो बुक कौन सा है, डिसेबिलिटी इन द इंडियन कंटेक्स्ट। तो इस चैप्टर में हमारे क्या है, 4 बुक्स मैंने आपको करवा दिए। ठीक, तो इसमें हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, 36 क्वेश्चंस बन रहे हैं। होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।